तो अब हम बात कर रहे हैं सेकंड लेक्चर में। सेकंड लेक्चर में पहला टॉपिक आएगा एलोट्रॉप्स। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एलोट्रॉप्स कहते हैं किसको हैं। यानी एलोट्रॉप्स का मतलब होता है कि यह एलिमेंट का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो दो या दो से अधिक रूप में एग्जिस्ट करता है, जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होगा लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, सिमिलर होगा। इसी टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि एलोट्रॉप्स क्या है, तो एलोट्रॉप्स इज ए प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। यानी एलोट्रॉप्स जो है वो एलिमेंट का प्रॉपर्टी है जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी जो होगा वो अलग अलग होगा और केमिकल प्रॉपर्टी जो होगा वो सिमिलर होगा। इसी घटना को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एलोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक है भाई। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप इस चीज को समझो। जैसे अगर मान लिया जाए कि आपका फैमिली है, तो आपके फैमिली में मम्मी पापा और बेटा बेटी है। ठीक है। तो जो मम्मी पापा हैं वो आपका मेन ओरिजिन फॉर्म हो गए, और जो बेटा बेटी हो गए वो क्या हो गए, वो उनसे रिप्रोड्यूस हो गए। तो बेटा बेटी का जितने भी बेटा बेटी हैं, जैसे एक घर में 4-5 बेटा बेटी हैं, तो 4-5 का जो स्ट्रक्चर होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी होगा, अपीयरेंस जो होगा वो अलग अलग होगा, लेकिन सबका केमिकल प्रॉपर्टी जो होगा वो सिमिलर होगा। इसका मतलब कि सब लोग एक ही खानदान से, एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। यानी आपको अभी ये जो पहला टर्म हमने बताया एलोट्रॉप्स, वो आपको समझ में आया। एलोट्रॉप्स क्या होता है, तो एलोट्रॉप्स एलिमेंट का एक ऐसा प्रॉपर्टी है जो दो या दो से अधिक रूप में पाया जाता है, जिसका फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होता है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, सिमिलर होता है, कहलाता है एलोट्रॉप्स। ठीक है। किस किस एलिमेंट का एलोट्रॉप्स होता है, पूरे एनसीईआरटी में सिर्फ और सिर्फ कार्बन ही दिया भाई, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं कि 3 एलिमेंट का हम लोग यहाँ पे एलोट्रॉप्स देखेंगे। हम लोग यहाँ पे 3 एलिमेंट का एलोट्रॉप देखेंगे, जिसमें से पहला का नाम है कार्बन, दूसरे का नाम है सल्फर, तीसरे का नाम है फास्फोरस। कार्बन का धरती पे 3 एलोट्रॉप्स होता है, पहला ग्रेफाइट, दूसरा डायमंड, तीसरा बकमिस्टर फुलरेंस। ठीक है। सल्फर का 2 होता है, एक होता है चीयरशिप और एक होता है क्राउन। क्राउन का मतलब ये जो राजा वाला जो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। तो सल्फर का 2 आइसोटॉप्स, कार्बन का 3 आइसोटॉप्स और फास्फोरस का 2 आइसोटॉप्स होता है। एक का नाम है रेड फास्फोरस और एक का नाम है व्हाइट फास्फोरस। यानी आप आज के बाद एलोट्रॉप्स 3-3 एलिमेंट का बता सकते हैं। इससे पहले आप सिर्फ एक ही का बताते, किसका बताते, कार्बन का। कार्बन का 3 एलोट्रॉप्स होता है, ग्रेफाइट, डायमंड, बकमिस्टर फुलरेंस। लेकिन अगर हम लोग सल्फर का बोलेंगे तो 2 होता है, एक होता है ऐसा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। ये चेयर शेप होता है। जैसे आप अगर बीच उच पे जाओगे या वाटर पार्क में जाओगे तो ऐसा आपको लगभग एक बेड टाइप को, सोफा टाइप का ऐसा सेट मिलेगा। ठीक है ना। तो ऐसा एक सल्फर का स्ट्रक्चर होता है, और एक होता है क्राउन शेप। ये वाला क्राउन शेप जो होता है, ठीक है, ऐसे जो लगाया जाता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर उसके अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है। दूसरा हम जो बता रहे हैं यहाँ पे वो कौन है, आपका फास्फोरस। सल्फर तो पता चल गया आपको, ठीक है, कि एक आपका चेयर शेप और एक क्राउन शेप का होता है। तीसरा फास्फोरस। फास्फोरस का भी 2 एलोट्रॉप्स होता है, एक को बोलते हैं रेड फास्फोरस और एक को बोलते हैं व्हाइट फास्फोरस। ठीक है ना। अब बता रहे कि कार्बन 2 अलग अलग तरीके से एलोट्रॉपिक फॉर्म को शो करता है। देखिए इसको कितना डिटेल कर रहा है। कार्बन जो है वो 2 अलग अलग तरीके से एलोट्रॉपिक फॉर्म को शो करता है। एक का नाम है क्रिस्टलाइन, एक का नाम है नॉन क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन फॉर्म अगर कोई बोलेगा तो आप क्लियर बोलिएगा कि जिसमें पार्टिकल्स जो होता है वो शाइनी अपीयरेंस को शो करता है। जहां पे पार्टिकल चमकता है उसको बोलेंगे क्रिस्टलाइन, और जहां पे पार्टिकल नहीं चमकता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन। ठीक है ना। अब पार्टिकल चमकता है ये तो बात सही है, लेकिन इसमें खास बात कि जितना भी पार्टिकल होगा ना बाबू वो रेगुलर अरेंजमेंट में होगा। ये सबसे खास बात बोलना होगा, ये सबसे खास बात बोलना होगा। जब पार्टिकल रेगुलर वे में अरेंज होगा उसको बोलेंगे क्रिस्टलाइन, और जब पार्टिकल इरेगुलर में होगा, इरेगुलर का मतलब क्या, ये हो गया इरेगुलर, इसमें पता ही नहीं है कि ये किसको फॉलो कर रहा है, तो ये हो गया नॉन क्रिस्टलाइन। और इसमें पार्टिकल देखिए यहाँ पे भी 4, 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 यहाँ पे भी 4। तो पार्टिकल जहां पे रेगुलर वे में अरेंज होता है दैट मींस क्रिस्टलाइन फॉर्म, और जहां पे पार्टिकल इरेगुलर वे में अरेंज होता है उसको बोलते हैं नॉन क्रिस्टलाइन फॉर्म। दूसरा डिफरेंस कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में पार्टिकल को अगर देखोगे ना तो वो चमकेगा, शाइनी अपीयरेंस को फॉलो करेगा, जबकि नॉन क्रिस्टलाइन को देखोगे तो ये पार्टिकल चमकेगा नहीं, शाइनी अपीयरेंस को फॉलो नहीं करेगा। इसीलिए इसका नाम है एमॉर्फस फॉर्म। क्रिस्टलाइन फॉर्म का एग्जांपल होता है डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर फुलरेंस। ये तीनों का शाइनी अपीयरेंस होता है और पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर होता है। पार्टिकल का अरेंजमेंट रेगुलर होता है और इसमें पार्टिकल का जो अरेंजमेंट होता है वो नॉन रेगुलर होता है। ठीक है। उसके बाद बात कर रहे हैं नॉन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस का मतलब कि पार्टिकल का अरेंजमेंट नॉन रेगुलर होगा, ठीक है, या इरेगुलर होगा, और उसके साथ ही साथ इसमें जो भी पार्टिकल्स होगा वो शाइनी अपीयरेंस को फॉलो नहीं करेगा। एग्जांपल के तौर पे कॉल, लैंप ब्लैक, अगला चारकोल।
ठीक है ना। ये तीनों जो एग्जांपल है वो कार्बन का एलोट्रॉप्स है, लेकिन क्रिस्टलाइन नहीं, कौन सा, नॉन क्रिस्टलाइन। क्लियर हो गया। अब अगला हम लोग बात यहाँ पे करते हैं। अगर हम लोग अगला देखते हैं तो इसी को एक बेसिक चार्ट के रूप में देखें कि कार्बन का दो एलोट्रॉपिक फॉर्म, क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन, रेगुलर वे में पार्टिकल का अरेंजमेंट, इरेगुलर वे में पार्टिकल का अरेंजमेंट, शाइनी अपीयरेंस, नॉट शाइनी अपीयरेंस। तो क्रिस्टलाइन में कौन कौन होगा, डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिस्टर, फुल। तीनों में खास बात अभी देख लो, तीनों को हम लोग डिटेल से करेंगे। डायमंड धरती का सबसे हार्डेस्ट सबस्टांस है, ग्रेफाइट नॉन मेटल का रूप है और नॉन मेटल में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता है, लेकिन इसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी पास करता है। फुलरेज जो है वो कार्बन का सबसे बड़ा मॉलिक्यूल है और ये फुटबॉल शेप का होता है, इसका स्ट्रक्चर होता है C60। ठीक है। एमोर्फस का मतलब कि ये तीन फॉर्म में होता है, लैंप ब्लैक, चारकोल और कोल। ये तीनों नॉन क्रिस्टलाइन है, लैंप ब्लैक, चारकोल और कोल। कोल का मतलब कोयला पता है। चारकोल को भी तीन फॉर्म में बांटते हैं, वुड का चारकोल, सुगर का चारकोल और एनिमल चारकोल मतलब बोन चारकोल। यानी ये जितना भी होगा वो नॉन अपीयरेंस होगा, ठीक है, यानी शाइनी अपीयरेंस को शो नहीं करेगा, उसको हम लोग बोलेंगे एमोर्फस। आप तो हम लोग पहला टॉपिक शुरू करेंगे इसमें डायमंड के बारे में, ठीक है ना। चलिए आइए इसको अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग डायमंड का बात करते हैं तो डायमंड जो है वो किसका एलोट्रॉप्स है, कार्बन का। और कार्बन का भी कौन सा एलोट्रॉप्स, तो याद रखना है क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स। ठीक है। तो डायमंड के लिए सबसे पहला बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि डायमंड जो है वो आपका ब्यूटीफुल क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स ऑफ क्या है, कार्बन, यानी बहुत सुंदर है। ठीक है। डायमंड का जब स्ट्रक्चर देखिएगा तो ये देखने में बहुत खूबसूरत लगता है, ठीक है ना। और ये कार्बन का कौन सा फॉर्म है, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म है, ठीक है। और जब ये कार्बन का फॉर्म है तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट किससे करेंगे, सी से करेंगे, कार्बन से करेंगे। और ये ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है डाइफेंस और एडम्स, ठीक है। तो इसका कोई काम नहीं है, बस अब इसमें ये याद रखिए कि डायमंड जो है वो आपका क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स फॉर्म ऑफ कार्बन है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सॉरी एटॉमिक सिंबल क्या होता है, सी, और एटॉमिक नंबर का बात करेंगे तो 6 होगा, ठीक है। अब डायमंड का स्ट्रक्चर, डायमंड का जब हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो जो भी डायमंड का क्रिस्टल है, यानी डायमंड में जो भी आपका पोर्शन है, जो भी आपका पार्ट है, उसमें कार्बन का ही पार्ट है। और कार्बन का पार्ट जो है वो सारे कार्बन से एक दूसरे से स्ट्रांगली बॉन्डेड है। अब जैसे कार्बन का 4 वैलेंस होता है, ठीक है, इसको हम लोग टेट्रा वैलेंस बोलते हैं। तो ये जो बॉन्डेड है ना कार्बन का, ये 1 2 3 4, अब इस पे भी कार्बन है। तो कहने का मतलब कि जब सारे बॉन्डिंग पे कार्बन है, इसका मतलब कि इसका जो शेप होगा वो कैसा होगा, टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन का मतलब क्या है कि कहीं से खाली नहीं है। खाली नहीं का मतलब कि कंप्लीटली फिल्ड है, पूरे के पूरे कार्बन से कंप्लीटली फिल्ड है। इसका मतलब कि इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। जैसे अगर हम ये बात बोल रहे हैं कार्बन 1 2 3 4, अगर हम लोग यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन लिख रहे हैं तो इसका मतलब कि इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, हाँ। लेकिन इसका मतलब कि चारों कार्बन से लेस है, चारों कार्बन से घिरा हुआ है। इसका मतलब ये कि ये किस शेप में है, टेट्राहेड्रॉन शेप में है। और टेट्राहेड्रॉन शेप का मतलब कि ये एक दूसरे से कार्बन से कंप्लीटली क्या है, सेटिस्फाइड है। इसका मतलब कि ये कभी भी आपके फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं होता है। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं है तो सारा कार्बन एक कार्बन से कंप्लीटली पैक्ड है। तो निश्चित है कि ये डायमंड जो होगा वो कैसा होगा, हार्ड होगा। और जब कार्बन एक इंड से नहीं रहता, दूसरा एटम रहता, तब नहीं ये रिएक्टिव होता है। तो ये सारा कार्बन से ही है। तो दूसरा एक खास बात की क्या होता है, अनरिएक्टिव होता है। उसके साथ ही साथ कि जब ये एक दूसरे से रिएक्शन में भाग ले ही नहीं रहा है तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कैसा कंडक्टर है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर के रूप में माना जाता है, ठीक है। यानी डायमंड, आपको पूरा कहानी समझ में आया, एक बार जल्दी से हम रिकॉल करवा रहे हैं, जल्दी से ध्यान से सुनिए। डायमंड जो होता है वो कार्बन का क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म है, पहला पॉइंट। एटॉमिक सिंबल C और एटॉमिक नंबर 6, ठीक है। अब कार्बन डायमंड का जो क्रिस्टल है, यानी इसमें कार्बन के एटम से ये बंधा है, तो कार्बन का 4 बॉन्ड है और चारों बॉन्ड दूसरे कार्बन एटम के साथ अटैच है। यानी इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब ये डायमंड का पार्टिकल है तो इसके पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो सोचो ना कि जब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो सारा कार्बन एक दूसरे से बॉन्डिंग है। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है तब ना किसी के साथ रिएक्ट करता है, लेकिन इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो ये पूरा का पूरा हार्ड होगा, पूरा का पूरा अनरिएक्टिव होगा और ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है कि डायमंड के क्रिस्टल में जितना भी कार्बन होता है वो कार्बन एक दूसरे से बॉन्डेड बनाता है, काफी स्ट्रॉन्ग। और जो 4 कार्बन एटम इससे जुड़ा होता है वो किस वे में जुड़ा होता है, तो उसका नाम याद रखना, टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। और आपको पता है कि एक कार्बन का 4 वैलेंसी होता है और चारों कार्बन
एक कार्बन का ये 4 वैलेंसी होता है और चारों वैलेंसी जो है वो दूसरे कार्बन से सेटिस्फाइड कर लेता है। इसका मतलब कि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है ना। और जब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो ये हार्ड, अनरिएक्टिव और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होगा, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आपको देखना होगा भाई मेरे, कि जैसे ही आप ये देखोगे सर्कल, ठीक है, ये सर्कल बताता है कि जो कार्बन का जो शेप है, ठीक है, डायमंड में जो कार्बन का शेप है वो कैसा है, टेट्राहेड्रॉन है। यही देख के याद रखना, यानी ये जो कार्बन का जो स्ट्रक्चर है डायमंड में वो कैसा है, टेट्राहेड्रॉन। और ये पूरा आपका डायमंड का स्ट्रक्चर है, यानी जहां जहां पे ये कार्बन देखिए 4 बॉन्ड, 1 2 3 4, और इसी से फिर दूसरा अटैच आपका होगा। देखिए कहीं पे भी आपका बॉन्डिंग कार्बन का छूटा नहीं है। इसका मतलब कि सारा कार्बन एक दूसरे से क्या है, बॉन्डेड है। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये हार्ड होगा, अनरिएक्टिव होगा, इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होगा। और डायमंड का जो शेप है वो कैसा यूनिट को शो करता है, टेट्राहेड्रल। आइए प्रॉपर्टीज ऑफ डायमंड। डायमंड देखिए जितना भी चीज आपका कलरलेस होता है वो निश्चित है कि वो क्या होगा, आपका ट्रांसपेरेंट होगा। देखिए कुछ ऐसी चीजें होती है ना बाबू कि जो आपको समझना होता है, अगर आप उसको समझोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी, इसलिए थोड़ा ध्यान से इसको देखोगे। डायमंड जो होता है वो ट्रांसपेरेंट और कलरलेस, यानी जितना भी चीज कलरलेस होता है वो आपका ट्रांसपेरेंट होगा। तो डायमंड के लिए पहला बात कि ट्रांसपेरेंट और कलरलेस सॉलिड होता है। डायमंड है तो ये सॉलिड के फॉर्म में होगा। दूसरा कि डायमंड जो होता है वो पॉलिश्ड होता है, ठीक है। पॉलिश्ड होने के साथ साथ ये इतना ज्यादा शाइनी अपीयरेंस को शो करता है कि जिसके हेल्प से किसी चीज को रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट हम लोग कर सकते हैं। तो बताइए कि डायमंड में रिफ्रैक्टिव भी होता है। रिफ्रैक्शन कब होगा, कि जब ये डायमंड है तो ये ग्लास आपका हो गया और बाहर में एयर है, तो मीडियम जहां पे चेंज करता है वहां पे क्या हो गया, रिफ्रैक्शन। और डायमंड के अंदर सिर्फ ग्लास है तो हर जगह ग्लास ही ना होगा, तो उसके अंदर क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। तो डायमंड जो होता है वो दूसरे को रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के द्वारा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगला पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं कि डायमंड का डेंसिटी याद रखना 3.51 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किस टेम्परेचर पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे होता है। डायमंड इस धरती का हार्डेस्ट सबस्टांस है, इसीलिए हम लोग डायमंड को कभी काट नहीं सकते हैं। अगर डायमंड को काटना होगा तो एक डायमंड दूसरे डायमंड को ही क्या कर सकता है, काट सकता है, ठीक है। इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब तक फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा मूव नहीं कर पाएगा, और मूव नहीं कर पाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो नहीं पाएगा। तो ये इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है। मेल्टिंग पॉइंट डायमंड का इतना होता है, यानी डायमंड को मेल्ट करना है तो आपको टेम्परेचर 3550 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाना होगा। डायमंड पे किसी प्रकार का एसिड अटैक, अल्कली या फिर किसी प्रकार का सॉल्वेंट का कोई भी असर नहीं पड़ता है। अगर आपके पास डायमंड है तो आप उस पे एसिड को डालो, कोई दिक्कत नहीं है। अल्कली मतलब बेस को डालो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर सॉल्वेंट जिसके चलते घुल सके, पानी को डालो, ईथर को डालो, बेंजीन, बेंजीन का तो फॉर्मूला सबको पता है C6H6, बेंजीन को डालो, या फिर आप टेट्राक्लोराइड को डालो। ये सब डालने से कार्बन पे, डायमंड पे, कार्बन का एलोट्रॉप्स, क्रिस्टलाइन एलोट्रॉप्स, डायमंड पे किसी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर डायमंड को फ्लोरीन से रिएक्ट करवाओगे 750 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये एक नया कंपाउंड का फॉर्मेशन कर देगा जिसका नाम है कार्बन टेट्राफ्लोराइड। समझो कि डायमंड जो है किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, डायमंड का मतलब कार्बन का फॉर्म, लेकिन अगर इसी डायमंड को आप फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये बना देगा कार्बन टेट्राफ्लोराइड। यानी डायमंड किसका फॉर्म है, कार्बन का। रिएक्शन किसके साथ करवाए, फ्लोरीन के साथ, इसके 2 मॉलिक्यूल, तो ये F4 हो गया। तो जब रिएक्शन होगा इतना टेम्परेचर पे तो कार्बन टेट्राफ्लोराइड बनाएगा। अब डायमंड का यूज क्या है हम लोग के यहाँ, तो डायमंड का यूज है, दे आर यूज्ड इन ज्वेलरी बिकॉज ऑफ दिस एबिलिटी टू रिफ्लेक्ट एंड रिफ्रैक्ट द लाइट। इसका यूज हम लोग बेसिकली ज्वेलरी में करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि वो बहुत सारी चीजों को रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट करने की टेंडेंसी को रखता है। डायमंड आर यूज्ड इन कटिंग ग्लास एंड ड्रिलिंग रॉक्स, ठीक है। डायमंड का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, ग्लास को कट करने में या फिर रॉक्स को ड्रिल करने में, छेद करने में। Diamond has an extraordinary sensitive to heat rays and due to this reason it is used for making high precision thermometer, ठीक है। इसका हम लोग ये इतना ज्यादा हीट रे को सेंसिटिव करता है, ठीक है, रोकता है, मैनेज करता है कि हम लोग इसके हेल्प से हाई प्रिसीजन जो थर्मामीटर होता है जिसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा जाए तो भी वो मैनेज कर लेता है, उसमें इसका यूज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला, डायमंड हैज द एबिलिटी टू कट आउट हार्मफुल रेडिएशन एंड ड्यू टू दिस रीजन इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग प्रोटेक्टिव विंडो फॉर स्पेस प्रोब्स।
ठीक है, यानी डायमंड के पास एबिलिटी होता है कि जितने भी हार्मफुल रेडिएशन होता है उसको वो कट कर देता है, उसको वो हटा देता है। यही कंडीशन है कि जितना भी प्रोटेक्टिव विंडो होता है स्पेस प्रॉप्स में, इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगला, डायमंड डाइज आर यूज्ड फॉर ड्रॉइंग थिन वायर्स। डायमंड के डाई से, ठीक है, पतला पतला वायर को हम लोग निकालते हैं, बनाते हैं, और यही यूज वायर होता है किसमें, टंजस्टन। ठीक है, टंजस्टन हम लोग वायर का नाम सुने हैं, ठीक है, जिसमें इसका लगभग 1/6 डायमीटर, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसमें याद रखना कि डायमंड के डाई से हम लोग बहुत थिन वायर, पतला वायर को हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद हाँ, ये भी बहुत बढ़िया पॉइंट है कि सर्जन यूज डायमंड नाइफ फॉर परफॉर्मिंग डेलिकेट ऑपरेशन। यानी आपको पता है कि जितने भी सर्जन होते हैं, अगर आपकी बॉडी में किसी प्रकार का ऑपरेशन हो रहा है, आपका बॉडी का कोई पार्ट डैमेज है और अगर ऑपरेशन हो रहा है, तो उसमें सर्जन जो होता है ना, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने लगता है। यानी वो डायमंड के बने नाइफ से सर्जन का वो कट करता है पार्ट्स। ठीक है ना, तो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। अगला हम लोग बाबू बात करते हैं ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट जो है वो दूसरा कार्बन का क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म है, जो इस नेचर में फ्री स्टेट में पाया जाता है। इस नेचर में फ्री स्टेट में पाया जाता है। और इसको हम लोग बनाते कैसे हैं, तो जब सैंड या कोक को इलेक्ट्रिक फर्नेस से 3300 केल्विन, ठीक है, याद रखना, सैंड या फिर कोक को, ठीक है, इलेक्ट्रिक फर्नेस का मतलब होता है भट्टा, ठीक है, उस पे हम लोग 3300 केल्विन डालेंगे तो ग्रेफाइट बन जाएगा। ठीक है, ऑकरेंस ऑफ ग्रेफाइट, इसको आप एक बार कंप्लीटली पढ़ लेना, जिससे लगभग एमसीक्यू तो निकल जाएगा और एक दो टॉपिक बन जाएगा। ठीक है, ऑकरेंस ऑफ ग्रेफाइट, ग्रेफाइट का ऑकरेंस कहां पे है, तो ग्रेफाइट ऑकर्स इन फ्री स्टेट इन नेचर। यानी नेचर में ग्रेफाइट एक ऐसा एलोट्रॉपिक फॉर्म है जो फ्री स्टेट में पाया जाता है, और इट कैन बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली बाय, बताया है ना, हीटिंग मिक्सचर ऑफ क्या, सैंड एंड कोक। सैंड लो, कोक लो, दोनों को मिलाओ और कितना टेम्परेचर दो, 3300 केल्विन, तब जाके आपको ये ग्रेफाइट बन जाएगा। ये देखो बाबू, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है। अब ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर में जैसे अभी आप देखे हो, डायमंड में स्ट्रक्चर क्या था, टेट्रागोनल था ना, टेट्राहेड्रल था ना, और उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं था। लेकिन इसमें अगर आप देखोगे तो ध्यान से देखो, ये आपका हेक्सागोनल बन रहा है कि नहीं बाबू, हेक्सागोनल। और इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो गया, फ्री हो गया, और फ्री वाला हो गया तो ये इससे जुट रहा है। तो याद रखिएगा कि जहां पे पार्टिकल के बीच में भीड़ कम, स्पेस ज्यादा हो गया, वहां पे कौन सा फोर्स आएगा, वांडरवाल। तो बताएं यहाँ पे वांडरवाल कहां पे लगता है, जहां पे पार्टिकल के पीछे भीड़ हो। ठीक है, जैसे आप किसी मंदिर में चल जाओ, ठीक है, कुछ नहीं हो तो सब लोग मंदिर में पहुंचना शुरू कर देते हैं, जब सही है तो मंदिर का कोई काम नहीं होता है। तो जैसे ही मंदिर में लोग जैसे ही पहुंचते हैं, वहां पे पूरा भीड़ हो जाता है। तो जहां पे भीड़ हुआ, वांडरवाल फोर्स ज्यादा हो गया, भीड़ कम हुआ, वांडरवाल फोर्स कम। जैसे दुख आया तो वांडरवाल फोर्स बहुत ज्यादा हो गया, दुख खत्म तो वांडरवाल फोर्स का वैल्यू कम। तो यहाँ पे पार्टिकल के बीच में स्पेस ज्यादा हो रहा है, तो वांडरवाल फोर्स वैल्यू क्या होने लगेगा, वीक होने लगेगा। ठीक है ना, तो ये याद रखिएगा। इसमें दो क्वेश्चन आपको बता रहे, एकदम क्लियरली सेट कर लीजिए। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल होता है, दूसरा इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना, ये याद रखना। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं इसके स्ट्रक्चर का, जल्दी से इसको देख लीजिए बाबू, ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। तो ग्रेफाइट जो होता है, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि इसमें एक कार्बन जो होता है वो 3 अलग अलग कार्बन से इंटरलिंक्ड होता है। सबसे खास बात, डायमंड में एक कार्बन कितने कार्बन से इंटरलिंक्ड था, 4 कार्बन से, लेकिन ग्रेफाइट में एक कार्बन 3 कार्बन से इंटरलिंक्ड होता है, और तीनों सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड होता है। और इसके द्वारा जो बनता है वो कैसा रिंग बनता है, हेक्सागोनल रिंग बनता है। उसमें कैसा बन रहा था, टेट्राहेड्रल या टेट्रागोनल। ठीक है, अब इसमें कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड लेंथ 1.42 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 का पावर -10 मीटर। ठीक है ना, 1 एंगस्ट्रॉम का वैल्यू होता है 10 का पावर -10 मीटर। ठीक है ना, तो कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड लेंथ इतना होता है, इसके बीच का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। जैसे अगर ये हो गया तो एक कार्बन 2 कार्बन, इसके बीच का बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, और इसके बीच का जो बॉन्ड लेंथ है, ठीक है, वो कितना है, 1.42 इंटू 10 के पावर -10 मीटर। ठीक है, ये आपको याद हो गया। इसमें जो भी कार्बन एक दूसरे कार्बन से इंटरलिंक्ड होता है, उसके बीच में जो वांडरवाल फोर्स होता है वो क्या होता है, वीक होता है। क्यों, क्योंकि एक कार्बन हेक्सागोनल नीचे का लेयर और एक कार्बन हेक्सागोनल ऊपर का लेयर, तो बीच में जो एक कार्बन और दूसरे कार्बन में खाली स्पेस है, यानी एक जो फ्री इलेक्ट्रॉन है,
उसके बीच का जो फोर्स होगा वो काफी क्या होगा, वीक होगा, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। और जो वीक वाला है, जैसे ये वाला है, तो इसके बीच का भी डिस्टेंस आपको दिया गया है 3.35 एंगस्ट्रॉम। ग्रेफाइट का प्रॉपर्टीज हम लोग देख लें जल्दी से। तो ग्रेफाइट का प्रॉपर्टीज क्या है, तो जो आप ग्रेफाइट देखोगे, ग्रेफाइट मतलब बेसिकली आपको बता दे रहे हैं, पेंसिल देखे हो ना, पेंसिल का जो नोक है उस पोर्शन के पूरे रॉड को, ठीक है, ग्रेफाइट रॉड बोलते हैं। तो ग्रेफाइट बेसिकली सॉफ्ट होता है, ग्रीसी होता है, और ये हेक्सागोनल लेयर का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसके बाद ये मेटालिक लस्टर्स होता है। मेटालिक लस्टर्स का मतलब क्या है, मेटालिक लस्टर्स एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जिसके पास शाइनी अपीयरेंस होता है। मेटालिक लस्टर्स इज ए प्रॉपर्टी दैट हैव एबिलिटी टू शाइन एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी दैट हैव अपीयरेंस टू शाइनी, यानी सिंपली कह सकते हो कि जिसके पास शाइनी अपीयरेंस होता है, दैट मींस उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लस्टर्स बोलते हैं। कलर्स वेरीज फ्रॉम ग्रे टू ब्लैक डिपेंड अपॉन इट्स ओरिजिन। ये कहां से निकला है इस पे डिपेंड करता है इसका कलर, ठीक है। बेसिकली कलर जो होता है वो ग्रे से ब्लैक में वेरी करता है। ये ओपेक, ओपेक का मतलब कि जो आर पर दिखाई नहीं दे। जैसे यहाँ पे हम हैं, इस बोर्ड के पीछे क्या घटना घट रहा है, ठीक है, कितना चूहा इधर उधर जा रहा है, हमको तो पता नहीं चल पाएगा। तो ओपेक का मतलब कि जो आर पर दिखाई ना दे। तो जितना भी ग्रेफाइट होता है वो ओपेक होता है। डेंसिटी इसका 2 से 2.25 ग्राम सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के फॉर्म में होता है। मेल्टिंग पॉइंट इसका 3730 डिग्री सेल्सियस होता है। ग्रेफाइट का यूज कहां कहां पे करते हो, तो ग्रेफाइट के हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रोड बनाते हैं, और वो इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में काम होता है, जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फॉर्म किया जाता है, ठीक है। दूसरा, ये सॉफ्ट एंड ग्रीजी होता है, जिसके हेल्प से हम लोग बहुत सारा मशीन का पार्ट्स को लुब्रिकेट करते हैं, ठीक है। ग्रेफाइट जो है उसके हेल्प से हम लोग किसी भी सबस्टेंस के मेल्टिंग पॉइंट के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं। अगला, ग्रेफाइट इज ऑल्सो यूज टू मॉडरेट द स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियर रिएक्शन। ग्रेफाइट का हम लोग यूज इसलिए भी करते हैं कि अगर किसी भी रिएक्शन में, न्यूक्लियर रिएक्शन में न्यूट्रॉन का जो मूविंग हो रहा है उस मूविंग को मेंटेन करे, स्पीड को मेंटेन करे, ठीक है। ये यहाँ पे आप लोग याद रखना, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट। अब देखो यहाँ पे एकदम अच्छे से माइंड सेट हो जाएगा, ठीक है। डायमंड और ग्रेफाइट अपीयरेंस, डायमंड जो है ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस, ठीक है। ग्रेफाइट जो होता है वो क्या होता है, डार्क ग्रे एंड ओपेक होता है। क्रिस्टल फॉर्म, डायमंड टेट्राहेड्रन, ग्रेफाइट हेक्सागोनल, ठीक है। हार्डनेस, डायमंड हार्डेस्ट होता है, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, ठीक है। इंप्रेशन, डायमंड के हेल्प से पेपर पे मार्क नहीं किया जा सकता और इस पे पेपर का इंप्रेशन छाप छूट सकता है, ठीक है। कंडक्टिविटी, यानी डायमंड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है और इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। डेंसिटी और उसके बाद कंबसन दी है, ठीक है। कंबसन का मतलब क्या, कि डायमंड जो है एयर के कांटेक्ट में 900 डिग्री सेल्सियस पे अगर हीट करोगे तब जाके CO2 देगा, और ग्रेफाइट जो है वो एयर के प्रेजेंस में 700 डिग्री सेल्सियस पे हीट करोगे तब जाके वो CO2 गैस देगा। आइए तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लोग बात करते हैं, फुल रेंज, ठीक है। फुल रेंज जो है अगला क्रिस्टलाइन फॉर्म है एलोट्रॉप से किसका, कार्बन का, ठीक है। आइए इसके बारे में एक एक पॉइंट को देखते हैं। मेन पॉइंट हम लोग देखेंगे कि जो बोर्ड के लिए एकदम सटीक पॉइंट रखे, ठीक है, और इसका नोट्स आप लोग बाबू बना लेना, ये बहुत काम देगा, ठीक है ना। फुल रेंज जो है वो अगला कार्बन का क्रिस्टलाइन फॉर्म का एलोट्रॉप है, ठीक है, और इसका फॉर्मूला C60 होता है, ठीक है। ये फुटबॉल शेप का होता है। 3 पॉइंट याद होगा। फुल रेंज जो है कार्बन का दूसरा क्रिस्टलाइन, तीसरा क्रिस्टलाइन एलोट्रॉपिक फॉर्म है, इसका फॉर्मूला C60 होता है, ठीक है, और ये फुटबॉल शेप का होता है, ठीक है। और इसका डिजाइन जो है वो कैसा है, तो जियोडेसिक डोम डिजाइन स्ट्रक्चर है, याद रखना है कैसा स्ट्रक्चर है, जियोडेसिक डोम डिजाइन है। और इसको ये कौन डिजाइन किया था, तो यूएस के आर्किटेक्ट जिसका नाम था बकमिंस्टर फुलर, ठीक है, जिनका क्या नाम था, बकमिंस्टर फुलर, फुल रेंज का स्ट्रक्चर डिजाइन किए थे, जिस स्ट्रक्चर का नाम था फुटबॉल शेप, और उसको हम लोग क्या बोलते थे, जियोडेसिक डोम स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं कि इस मॉलिक्यूल का, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। तो बकमिंस्टर फुल रेंज जो है वो स्फेरिकल टॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसका नाम जो था वो फेमस अमेरिकन आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुल रेंज के द्वारा दिया गया था, ठीक है, जो यूएस के आर्किटेक्ट भी थे, ठीक है। ये इतना बस बात इसमें याद रखना, ठीक है, इतना ही इसका मेन है इसमें, ठीक है। अगला यूज याद रख लेना, बकमिंस्टर फुल रेंज का यूज क्या है, तो बकमिंस्टर फुल रेंज जो है वो आपका प्योर स्टेट में है, ये इंसुलेटर है, लेकिन ये रिकन्वर्टर का काम करता है, यानी समय आने के साथ साथ ये सेमी कंडक्टर के भी प्रॉपर्टी को फॉलो कर सकता है और कुछ कंडीशन में ये सुपर कंडक्टर बन जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात,
क्या बताएं कि फुल रेंज जो है वो प्योर स्टेट में रहेगा तो वो क्या हो गया, इंसुलेटर। लेकिन ये कहीं कहीं रिकन्वर्टर का काम करता है, कहीं कहीं ये सेमीकंडक्टर बन जाता है, और कुछ स्टेबल कंडीशन में ये आपका सुपर कंडक्टर का काम करने लगता है। ठीक है, बकीबॉल एबिलिटी ऑफ फुल स्टेप डिफरेंट एटम ऑफ मॉलिक्यूल्स मेक देम यूजफुल इन द मेडिकल फील्ड, यानी कहीं कहीं C60 का प्रयोग हम लोग रेडियो एक्टिव मेडिकल फील्ड में भी हम लोग करते हैं। ठीक है, और इसके हेल्प से, ठीक है, एंटी वियर, एंटी फ्रिक्शन प्रॉपर्टीज, लुब्रिकेटिंग ऑयल को हम लोग बनाने का काम करते हैं, और रिफाइनिंग इंडस्ट्री में फोटोकेमिकल के तौर पे ये काम आता है। फिर ग्रेफाइट और बकमिस्टर फुल रेंज के बीच में अंतर है। ठीक है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ तक हम लोग का आज एक ही टॉपिक कंप्लीट हुआ जिसका नाम था एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, जिसका क्या नाम था, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में हम लोगों ने डिटेल से देखा। आगे हम लोग का जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन देखेंगे। तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।